हाँ, तो अपने इसका गुरप्रीत वाज, हम लोग क्या पढ़े थे केस स्टडी, एक बार रिकैप कर लेते हैं कि 3 फ्रेंड थे, तीनों रोहित, हाँ गुरप्रीत और अली और गोरित, 4 फ्रेंड थे, चारों एक स्कूल, मुंबई स्कूल में पढ़े हैं। वो लोग अभी अपना सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम क्लियर किए हैं और अब वो लोग का प्लान है आगे इंटरमीडिएट का पढ़ाई करने का। तो वो लोग सोशल मीडिया पे बहुत कुछ देखे हैं इसके बारे में और वो लोग अंडरस्टैंड करने का कोशिश कर रहे हैं कि ऑडिटिंग क्या है। और रोहित, गुरप्रीत और ये लोग स्टार्टेड किया, लोग लाइव कोचिंग क्लास लेना चालू किए। ठीक है, ये लोग बताया आके, और गौरीति जो है वो अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाया क्योंकि वो पेरेंट के साथ बाहर गया हुआ, तो वो अब ज्वाइन करेगा। ये लोग एक प्रोग्राम में मिले और ये लोग ये डिस्कस करना चालू किए कि ऑडिट का जो नेचर है ना, ये लोग मान रहा था कि ऑडिट ये कौन मान रहा था, एक लाइन 100% ऑडिटर ये हाँ हाँ, वो कौन मान रहा था वो बोल रहा था। हाँ, गौरीति बोल रहा है वो रेगुलर ट्रैक कर रहा है ऑडिट रिजल्ट ऑफ कंपनीज पे, और उसको एक डाउट है, वो एक चीज़ में कंफ्यूज है कि अगर ऑडिट 100% गारंटी है तो फिर क्यों बाद में चीज़ों में रॉन्ग्स निकल के आती है, गड़बड़ियाँ निकल कर आती है। अली भी बोल रहा है कि विद द व्यू दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ऑडिटेड, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन अपीयरिंग इन द बुक्स इज वेरीफाइड, हर ट्रांजेक्शन वेरीफाई होता है। लेकिन वो गौरीति का इस बात का जवाब नहीं दे पा रहा, फिर गलती क्यों आती है। गुरप्रीत ओपिनियन में दे रहा है कि ऑडिटिंग सैंपल बेस्ड चेकिंग है, जहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करते हैं, गारंटीड नहीं है ये, वो बोल रही है। एंड रोहित भी जंप इन करता है और वो बोलता है गुरप्रीत, और वो सपोर्ट करता है गुरप्रीत को और वो भी अपना कुछ पॉइंट देता है, मतलब वो भी गुरप्रीत के सपोर्ट में। तो ये केस स्टडी था। बोला गुरप्रीत वाज द व्यू दैट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट अ गारंटी against the probable wrongdoings in financial matter of companies. What kind of assurance does audit of financial statement provide? आंसर हम देंगे। बिल्कुल, आंसर सी होगा। reasonable assurance of high level of assurance. हाँ। Minimum high level. Rohit added that auditor can force an employee of the company to provide him required information and document. Can he do so? रुकिए, ऑप्शन देने की, मतलब वो फोर्स कर सकता है कि नहीं कर सकता? सी होगा। No, he cannot do so. He can only request for providing him in necessary information document, but he cannot force by him. हाँ, वही होगा, सी होगा। Ali has listed in one of the class that audit covers all aspect of an entity and conclude that each and every transaction of entity is verified by auditor. Gaurati also seemed to be agreement with him, but she was the view that besides this, it also means that audit should be so organized to cover all areas of an entity. Which of the following statement is appropriate in this regard? तो अली बोल रहा है कि ऑडिट सब कुछ कवर करता है, जबकि गौरीति बोल रही है कि नहीं, ऑडिट सब कुछ कवर करता है और एरिया ऑफ एंटिटी को देखता है। किसका व्यू करेक्ट है? इधर सोचने जाएगा, अली का बात तो करेक्ट नहीं, वो नहीं हो पाएगा, सारा कैसे देख पाएगा। लेकिन ये बात वो बोली कि इट इज ऑल्सो मीन दैट ऑडिट शुड बी ऑर्गेनाइज, ऑडिट शुड बी सो ऑर्गेनाइज टू कवर ऑल एरियाज ऑफ एन एंटिटी। हाँ, ये बात करेक्ट है। बी बी करेक्ट है। अली, ऑल ऑफ देम ऑल्सो डिस्कस अबाउट बेनिफिट ऑफ ऑडिटिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लाइकली बेनिफिट ऑफ ऑडिटिंग? इनमें से कौन सा बात ऑडिट का बेनिफिट नहीं है? Since auditing is connected for future event, audited information can be easily relied upon. Error or fraud may be discovered during the audit. Government authorities can make use of audit accounts for different purpose. It can be helped to bring down the deficiencies in maintenance of financial record. इनमें से कौन सा बात? जो लग रहा है सी हो सकता है, क्योंकि एक तो सही है, क्योंकि since auditing is connected to future events, फ्यूचर इवेंट्स को देख के आज इन्वेस्टर्स लोग जो होता है वो तो रिलाई कर सकता है,
कभी कभी ऑडिट से एरर एंड फ्रॉड भी डिटेक्ट हो सकता एक है। बात बताओ बेटा, तुम पहला लाइन ठीक से नहीं पढ़ा। ऑडिटिंग इज कनेक्टेड टू फ्यूचर इवेंट्स। हाँ। ऑडिट में ऑडिट के फ्यूचर इवेंट देखते हो? नहीं 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 नहीं, फ्यूचर में कैसे देखेंगे, वो तो नॉर्मली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द टर्म से हिसाब से होता है वो। तो यही फॉल्स है। ठीक है। बस ऑप्शन नंबर 3 जो बोल रहा है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज कैन मेक यूज ऑफ ऑडिटेड अकाउंट्स फॉर डिफरेंट हाँ, पर्पसेस। टैक्स कैलकुलेशन, इन्वेस्टिगेशन, गवर्नमेंट ऑडिट तो यूज करता ही है ऑडिटेड अकाउंट्स को। इनकम टैक्स में जब जिसका 1 करोड़ के ऊपर टर्नओवर, उसका टैक्स ऑडिट होकर रिपोर्ट जमा होता है ना 44AB का। और गवर्नमेंट उसका क्या करता है फिर? गवर्नमेंट उस पर टैक्स कैलकुलेशन देखता है, गवर्नमेंट उसमें अगर इन्वेस्टिगेशन करना हो तो वो देखता है। तो सही है ये बात। अरे यही रॉन्ग है भाई, ऑडिट कनेक्टेड टू फ्यूचर इवेंट कभी होता ही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू बोला, गौरती टोल्ड हर फ्रेंड दैट शी हैड टू रीड अ न्यूज रिपोर्ट अबाउट हाउ अ कंपनी हैज मिसलेड इट्स ऑडिटर बाय प्रोवाइडिंग सम फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शुड बी अप्रोप्रिएट इन दिस रिगार्ड। गौरती बोल रही है वो कोई एक जगह पढ़ी थी कि ऑडिटर को कंपनी झूठा डॉक्यूमेंट दिया और उसको मिसलेड किया। तो बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इस बात को लेकर करेक्ट है? इट वॉज अ रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ ऑडिटर टू रिलाई अपॉन द फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट। He must have discovered it same false within the scope of his duties. Although it was wrong on the part of the auditor to rely upon the fabricated document, he cannot do anything in this matter. He has to report on the basis of document provided to him. He has no duty in this regard. Auditor has to conduct audit by exercising professional skill, but is not an expert in discovering genuineness of the document. Hence, management consisting of dishonest person may have led him to rely upon fabricated document deliberately. Management cannot mislead auditor due to high level of knowledge and expertise possessed by him. The above is outlier case one of the rare odd case. बोलो। यहाँ पर बोले एप्रोप्रिएट कौन सा है ना। पहली बात सर, पहला वाला होगा तो नहीं। सेकेंड और बी और सी में मेरे को गड़बड़ थोड़ा ये लग रहा है। जब अगर पहला में होगा तो दूसरा कैसे हो सकता है? पहला में बोला इट वाज रॉन्ग, यहाँ भी तो बोला इट वाज रॉन्ग। तो अगर पहला नहीं है तो दूसरा भी नहीं है। सी करेक्ट है। सी क्या बोला? ऑडिटर अपना प्रोफेशनल स्किल लगा के काम करता है, ठीक है, लेकिन वो इस बात का एक्सपर्टाइज नहीं हो सकता कि डॉक्यूमेंट हर डॉक्यूमेंट जेन्युइन है कि नहीं। तो उसको मैनेजमेंट के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा। तो देखो इसका आंसर सी है। 4 का आपने ये बोले थे, हाँ करेक्ट है अपना बात। 4 का ए। 3 का डी सारा करेक्ट करके देख लेते हैं। सी सी डी 1 2 3 को खाली देख ले। 1 में सी आपने करेक्ट है, सी सी ठीक है, और 3 में आपने गलत हो गए। 3 में अपने गलत हो गए। अलीन गोराती दोनों इनकरेक्ट है। दोनों, हाँ वही तो, वो दोनों ही तो। पहली बात अली भी बोला सब कुछ कवर करेगा, ये भी सेम चीज बोला, सिर्फ एक्स्ट्रा एक लाइन ऐड कर दी। हाँ नहीं तब ठीक। कवर द ऑल द एस्पेक्ट्स। एक और केस लो दिया है। तो बोल Ziva Product is a partnership firm engaged in trading of designer dresses. The firm has appointed JJ and Company chartered accountant to audit the accounts of the year. The auditor was satisfied with the control system of the firm, carried out required procedure and necessary verification. In particular, they carried out sample checking of purchase, traced the purchase bill to GST portal, and also made confirmation from supplier. They were satisfied with the audit evidence obtained by them as part of audit exercise. An audit report was submitted to the firm giving an opinion that financial statement reflects true and fair view of stated affairs of the firm. However, later on it was discovered that purchase manager responsible for procuring dresses from one location was also booking fake purchase of small values by colluding with unethical dealer. Payment to these dealers were also made in convenience with the accountant through banking channel. The partner of the firm blame auditor for futile audit exercise. Are partners of the firm correct in this view? तो ऑब्वियसली यहाँ पर ऑडिटर का क्या गलती है? ऑडिटर का कोई गलती नहीं यहाँ पर तो, क्योंकि यहाँ पे ऊपर 2-3 बात बहुत क्लियर कट बोला है। देख काम का लाइन कहाँ से मिल रहा है? वो इंटरनल कंट्रोल से सेटिस्फाइड था, इसीलिए वो सैंपल चेकिंग में गया।
वो सारा हाँ। रिक्वायर्ड प्रोसीड्योर और नेसेसरी वेरिफिकेशन किया है, वो बिल को ट्रेस किया है जीएसटी पोर्टल से, और सप्लायर को भी कॉल करके कंफर्म किया है। जी ठीक है, तो वो यानी इसीलिए वो सेटिस्फाइड है, तो बिल्कुल सही सेटिस्फाइड है वो। और लास्ट बात, वो अपना ओपिनियन भी है, ठीक है, कोई जजमेंट नहीं। तो इस हिसाब से पार्टनर्स जी। ऑडिटर को ब्लेम नहीं कर सकते। नहीं कर सकता। हाँ अब आता है मीनिंग ऑफ, अब आज का नया टॉपिक, मीनिंग ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। एश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है? इन विच अ प्रैक्टिशनर एक्सप्रेसेस एन कंक्लूजन डिजाइन टू एनहेंस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन द इंटेंडेड यूजर अदर देन रिस्पॉन्सिबल पार्टी अबाउट द आउटकम ऑफ द इवैल्यूएशन और मेजरमेंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट क्राइटेरिया। तुम एश्योरेंस लेना चाहता है मैनेजमेंट से कि जब तुमको वो लोग ऑडिटर के रूप में अपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, तो तुम एक पर्टिकुलर कंक्लूजन लेना चाहता है कि तुम क्या क्या चीज चेक करेगा। यानी जो प्रैक्टिशनर है, ऑडिटर है, वो अपना ओपिनियन दे रहा है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ड्यू टू विच यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन आर एबल टू मेक कॉन्फिडेंट डिसीजन। वो एक तरीके से अपना ओपिनियन दिया है कि कंपनी में ये चीज ठीक है, ये चीज गलत है, ये हमको ठीक लगा, ठीक है ना। एकदम। वो सब कुछ के ऊपर अपना एक इवैल्यूएशन या ओपिनियन दिया है केवल, जिसको देख के जो लोग उसको पढ़ा, यानी जो लोग इंफॉर्मेशन को यूज करेगा, वो लोग इस बात पे कॉन्फिडेंस हो पाया कि कंपनी में सब कुछ ठीक है। जी सर। ठीक है, तो यहाँ पर इसी बात को बोलते हैं एश्योरेंस एंगेजमेंट। तुम एक तरीके का एश्योरेंस देता है कि सब कुछ ठीक है अपने ओपिनियन के हिसाब से, 100% श्योरिटी नहीं देता। नहीं है। तो देखो, एलिमेंट्स ऑफ एन एश्योरेंस एंगेजमेंट, द फॉलोइंग एलिमेंट कंप्राइज एन एश्योरेंस एंगेजमेंट। क्या क्या चीज होना चाहिए तब एक एश्योरेंस एंगेजमेंट माना जाएगा? अ 3 पार्टी रिलेशनशिप इन्वॉल्विंग इन प्रैक्टिशनर, रेस्पॉन्सिबल पार्टी एंड इंटेंडेड यूजर। पहला बात तो 3 पार्टी इन्वॉल्व है इसमें, तुम यानी ऑडिटर, जिस पार्टी का तुम ऑडिट कर रहे हो वो रिस्पॉन्सिबल पार्टी यानी मैनेजमेंट, कंपनी का मैनेजमेंट, और जो इस डॉक्यूमेंट को यूज करेगा। तो एन एश्योरेंस एंगेजमेंट इन्वॉल्व्स 3 पार्टीज। प्रैक्टिशनर इज द पर्सन हु प्रोवाइड द एश्योरेंस। द टर्म प्रैक्टिशनर इज ब्रॉडर देन ऑडिटर। यहाँ पे ऑडिटर से ज्यादा बड़ा डिटेल वर्ड है प्रैक्टिशनर, मतलब सिर्फ ऑडिटर का बात नहीं हो रहा है यहाँ पे। ऑडिटर के ऊपर जो एक्सपर्ट लोग होते हैं ना, उनका भी बात हो रहा है यहाँ पे, एक्सपर्टाइज वालों का। Audit is related to historical information, whereas practitioner may provide assurance not necessarily related to historical financial information. Practitioner वो होता है जो सिर्फ historical information यानी पास्ट डेटा को देख के आंसर नहीं देगा। Practitioner वो है जो उससे भी आगे का बात करेगा। इसीलिए ऊपर वाला केस स्टडी जहाँ पढ़े थे ना, वहां पे वो बात करेक्ट है कि ऑडिटर 100% एश्योरेंस नहीं दे सकते, क्योंकि ऑडिटर प्रैक्टिशनर नहीं है, तो उस पर आप अंगुली नहीं उठाएंगे। रीजनेबल पार्टी कौन हुआ? रिस्पॉन्सिबल पार्टी, जिसके लिए तुम वो रिपोर्ट बना रहे हो, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन। और इंटेंडेड यूजर, जो उन इंफॉर्मेशन के भरोसे अपना डिसीजन मेकिंग करेंगे कंपनी के बारे में। ठीक, शेयर होल्डर्स एक्सेट्रा। हाँ, शेयर होल्डर्स एक्सेट्रा या कोई भी हो सकता है वो। नंबर 2 एलिमेंट बोला ना, एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर। जिस चीज के बारे में तुम चेकिंग कर रहे हो वो सब्जेक्ट मैटर एप्रोप्रिएट होना चाहिए। जैसे इट रेफर टू इंफॉर्मेशन टू बी एग्जामिन्ड बाय द प्रैक्टिशनर, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंटेन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हाइल कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तुम हो सकता है ना कोई इंफॉर्मेशन के बारे में कोई चीज को रिपोर्ट कर रहे, जैसे डेटा का फिगर, ये कितना, मान लो तुमको हम बुलाया है कि मेरा ये ऑडिट करके दे या ये चेक करके दे कि जितने डेटा के फिगर है वो सब ट्रू है, तो तुम उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन पे अपना रिपोर्ट देगा ना एकदम। तो वो सब्जेक्ट मैटर एकदम, हाँ वो सब्जेक्ट मैटर या वो आइटम। मान लो स्टॉक ऑडिट, एग्जांपल में स्टॉक ऑडिट, तुम आगे, अब तुम यहाँ पे मेरा बाकी बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं देखेगा, तुम सिर्फ स्टॉक वैल्यूएशन देखेगा एकदम। तो तुम उसके ऊपर अपना इंफॉर्मेशन, अपना ओपिनियन दे रहे। तो जो सब्जेक्ट मैटर है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, सूटेबल क्राइटेरिया होना चाहिए, मतलब प्रॉपर पहले बेंचमार्क डिसाइड हो जाना चाहिए सब्जेक्ट मैटर को इवेलुएट करते समय कि इसका स्टैंडर्ड होगा क्या।
जैसे मान लो मेरा डेटा हम तुमको ऑडिट के लिए बुलाया, या प्रैक्टिशनर है तुम, हम तुमको चेकिंग के लिए बुलाया, रीजनेबल एश्योरेंस देने के लिए कि हमको एक बात बता, मेरा इसमें से ऑडिटर जो डेटर है, डेटर कितना चांस है उनमें प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट होने का या बैड डेप्ट होने का। तो तुम एक स्टैंडर्ड सेट करेगा ना कि जो डेटर 60 दिन में पे करते थे वो डूबने वाला कम है, जो 90 दिन में पे करता है उसमें रिस्क है डूबने का, जो 90 दिन के बाद पे करता है उसमें ज्यादा रिस्क है डूबने का। तो तुम ऐसे करके हमको रिपोर्ट बना के मतलब तो तुम हर एक चीज का स्टैंडर्ड सेट करेगा चेक करते समय। अरे अगर कोई क्राइटेरिया नहीं होगा तो तुम बताएगा कि चीज सही है कि गलत है। अब अगर तुमको गुड्स का क्वालिटी चेकिंग करने बोला है तो क्वालिटी का पहले स्टैंडर्ड तो हो गया, इसका क्वालिटी एग्जैक्टली कैसा होना चाहिए। तो तुम पहले क्राइटेरिया सेट करेगा, फिर तुम अपना काम चालू करेगा और उसका तुम अप्रोप्रिएट एविडेंस जुगाड़ेगा, वो तो ऑब्वियस सा बात है। ठीक है, उसके बाद लास्ट बात बोला, और ये जो तुम्हें एश्योरेंस देगा वो रिटर्न होना चाहिए रिपोर्ट में ना। हाँ, तो इसी बात को बोलते हैं एश्योरेंस एंगेजमेंट। ये 5 एलिमेंट जिसके अंदर 3 पार्टी होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर एकदम अप्रोप्रिएट होना चाहिए, चालू होने काम चालू होने के पहले इसका स्टैंडर्ड यानी क्राइटेरिया सेट कर लो, प्रॉपर एविडेंस जुगाड़ो और फिर रिटर्न रिपोर्ट दो। तो यही है ऑडिट एश्योरेंस एंगेजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ रिव्यू। रिव्यू क्या होता है और ऑडिट वर्सेस रिव्यू का मतलब क्या है, रिव्यू और ऑडिट में डिफरेंस क्या है? ऑडिट तो सर फाइनल चीज हो गया ना, एकदम एंड में जो नहीं हो जाता है। नहीं, ऑडिट नहीं, ऑडिट इज अ रीजनेबल एश्योरेंस, हाउएवर रिव्यू इज लिमिटेड एश्योरेंस। ये लोअर लेवल का एश्योरेंस देता है। रिव्यू करना मतलब जैसे ऊपर से चेक करना बेटा। अच्छा, हम तुमको एक तुम होता ना, जैसे तुम मान लो कोई एक सम सॉल्व किया और तुम हमको बोला सर जस्ट ऊपर से एक बार गो थ्रू कर लीजिए ना, मोटा मोटी ठीक लग रहा है तो आपको, है ना। अच्छा हाँ। और ऑडिट में तुम ये नहीं बोलता ना कि जस्ट ऊपर से चेक कर लीजिए मोटा मोटी ठीक लग रहा है तो, तब तुम क्या बोलता, सर ये सम चेक कर लीजिए ठीक है। तो मान लीजिए आइटम चेक कर रहे हैं स्टॉक बैलेंस शीट में, यहाँ पर हो गया रिव्यू, मान लीजिए एकदम आइटम प्लस अमाउंट वाइज चेक कर रहे हैं तो वो ऑडिट हो गया। हाँ, नहीं 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 नहीं, नहीं। आइटम में कैलकुलेट कर रहा है तब तो वो रिव्यू थोड़ी ना हुआ, जस्ट हम आया और आंखों से नॉर्मली देखा कि सब ठीक है तो वैसा सर कैसे, वैसा सर देखने में तो पॉसिबल नहीं है ना। नहीं होता है बिल्कुल होता है। जब कुछ चीजों में होता है ना टाइम नहीं होता है, तुम जस्ट ऐसे ही गो थ्रू करके देख लिया कि ठीक है तो उसको और उसका डॉक्यूमेंट से एविडेंस वगैरह बैठ के चेक नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ रिव्यू का मतलब हो गया लिमिटेड एश्योरेंस, क्योंकि हम डिटेल में चेक तो किया नहीं है भैया, तो हम ज्यादा भरोसेमंद मेरे को कॉन्फिडेंस कैसे दे दें। ठीक है, तो ऑडिट एक रीजनेबल एश्योरेंस है जबकि रिव्यू एक लिमिटेड एश्योरेंस है, यानी ये लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस देता है। फर्दर रिव्यू इन्वॉल्व्स फ्यूअर प्रोसीड्योर। देखो ऑडिट में डिटेल प्रोसीड्योर होता है एविडेंस जुगाड़ने का, लेकिन इसमें फ्यूअर प्रोसीड्योर होगा, एमसीक्यू का पार्ट है। हाँ, मतलब हम कम रूल होगा, कम चीजों को देखेगा। समझ गया। तो ये 2 मेन डिफरेंस है। ठीक है, हम लिमिटेड कंक्लूजन ड्रॉ करेगा, उसमें एक एश्योरेंस पूरा रीजनेबल एश्योरेंस, मतलब क्या बोलते हैं ज्यादा डिटेल में कंक्लूजन देगा तुमको, जबकि इसमें एकदम लिमिटेड कंक्लूजन देगा, हाँ ये ठीक लग रहा है, और ये बोलेंगे हाँ यहाँ ये अच्छा है, ठीक है। अब बता टाइप ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट, कितना टाइप का एश्योरेंस एंगेजमेंट होता है, अभी तो ऊपर पढ़े रीजनेबल एश्योरेंस और लिमिटेड एश्योरेंस। ये घुमा फिरा के एक ही बात कर रहा है बार बार, ये पढ़ चुके हैं पहले ही डिटेल में। तो देखो यहाँ पे डिफरेंस भी दिया दोनों में। रीजनेबल एश्योरेंस में तुम हाई लेवल एश्योरेंस देता है, इसमें तुम लो लेवल ऑफ एश्योरेंस देता है। इसमें तुम इलाबरेट एंड एक्सटेंसिव चेकिंग करता है, जबकि इसमें फ्यू प्रोसीडियर चेक करता है। इट ड्रॉज रीजनेबल कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस। तुम ऑडिट एश्योरेंस में सफिशिएंट एविडेंस जुगाड़ता है, तब जाके अपना ओपिनियन देता है ना। जबकि इसमें तुम उतना ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट नहीं जुगाड़ता, इसलिए तुम लिमिटेड कंक्लूजन देता है।
एग्जाम्पल ऑफ रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट इज ऑडिट एंगेजमेंट। पूरा ऑडिट को रीजनेबल एश्योरेंस बोलते हैं, जबकि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हम खाली रिव्यू एंगेजमेंट कर रहे हैं, तो वो हो गया लिमिटेड एश्योरेंस। एश्योरेंस एंगेजमेंट है। यहाँ और सब काम का नहीं है उतना। ये देख तुमको यहाँ पे दिया एग्जाम्पल्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। जैसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक कर रहे हैं, ये हो गया एश्योरेंस एंगेजमेंट, क्योंकि यहाँ पे रीजनेबल एश्योरेंस होगा। लेकिन जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को खाली रिव्यू कर रहे हैं, मतलब हम नहीं चेक कर रहे हैं, खाली गो तो ऊपर से तुम हमको पूरा बैलेंस शीट बना के दे दिया, चेक करके दे दिया, हमको खाली बोला ऊपर से देख लीजिए ठीक है, तो रिव्यू में लिमिटेड एश्योरेंस होगा। हम जब प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एग्जामिनेशन करता है, वो हो गया एश्योरेंस एंगेजमेंट, ठीक है ना। हम सारा एजम्पशंस लेगा, हम सारा रीजनेबिलिटी को चेक करेगा। जब हम तुम्हारा इंटरनल कंट्रोल वगैरह के बारे में ओपिनियन देगा, तो ये पूरा एश्योरेंस एंगेजमेंट हुआ, पूरा ऑडिट हुआ ये कि तुम्हारा इंटरनल कंट्रोल सही है कि गलत है। तो ये ज्ञानबाजी था, इसमें कुछ काम का नहीं था। ये भी अगला ज्ञानबाजी का आंसर है, क्वालिटी ऑफ एन ऑडिटर। एक ऑडिटर में क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए, ये सब कभी एग्जाम में पूछेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे ठीक है, अपने मार्कआउट कर लेते हैं, पॉइंट अपने पॉइंट की तरह मार्कआउट कर लेते हैं ना। ये रहा, तुम टैक्टफुल होना चाहिए, कॉशियस यानी बहुत ध्यान रख के काम करने वाले, फर्मनेस यानी अपने बात पे टिका हुआ, मतलब बार बार अपना बात मत बदलो। तुम्हारा टेम्परामेंट गुड होना चाहिए, मतलब जल्दी गुस्सा नहीं है। तुम्हारे अंदर इंटीग्रिटी होना चाहिए, मतलब तुम क्लाइंट का इन्फॉर्मेशन बाहर लीक नहीं करे। तुम्हारे अंदर डिस्क्रिशनरी पावर होना चाहिए, मतलब खुद का डिसीजन लेने का ताकत होना चाहिए, समझ होना चाहिए, मतलब दूसरों के बात पे आके डिसीजन मत लो। तुम्हारा अपना बुद्धिमानी होना चाहिए, तुम्हारा जजमेंटल होना चाहिए, मतलब तुम अपना जज कर सको चीज़ों को। तुम्हारे अंदर पेशेंस होना चाहिए, तुम क्लियर हेडेडनेस होना चाहिए, मतलब कंफ्यूजन में रहो मत रहो। तुम बातों पे भरोसा, तुम्हारी बात पे भरोसा किया जा सके। तुम रिलायबल होना चाहिए, तुम मतलब जो बात बोला हम मान सके कि हाँ पवित्र बोला, मतलब ठीक ही बोला हो। तो तुम्हारे अंदर ये हाँ, तुम्हारे अंदर ये क्वालिटीज होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इजी है। एक ये सब आता भी नहीं फालतू। हाँ, ये बहुत काम का आंसर है। देख तुम एसएस पढ़ता है, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग, है ना? नहीं पढ़ा है, पढ़ेगा, मतलब पढ़ता है ना, एक आइडिया है ना क्या एसएस होता है। वैसे कुछ क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स भी होते हैं। क्वालिटी कंट्रोल क्यूएससी होते हैं, क्यूसीएस। जैसे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड एएस होते हैं, स्टैंडर्ड ऑडिटिंग ऐसे, वैसे क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो फॉलोइंग स्टैंडर्ड इशूड अंडर द अथॉरिटी ऑफ आईसीएआई काउंसिल आर कलेक्टिवली नोन एज एंगेजमेंट स्टैंडर्ड। तो ये लोग ऑडिट एंगेजमेंट के ऊपर कुछ क्वालिटी एश्योरेंस के स्टैंडर्ड्स भी देख के रखे। तो तुमको वो लोग क्या क्या बोला उसके हिसाब से कि तुम ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को करते हो, यानी तुम कभी भी यह मत बोलना अपने ऑडिट में कि कंपनी का फ्यूचर अच्छा है, क्योंकि तुम फ्यूचर का कुछ भी चेक नहीं कर रहे। तो तुम हमेशा हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे बात करते हो। तो इसके बारे में एक स्टैंडर्ड दिया है, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग विच अप्लाई इन ऑडिट ऑन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, तुम्हारा रिव्यू एंगेजमेंट के भी स्टैंडर्ड दे के रखा है वो लोग कि जब तुम रिव्यू करो खाली तो क्या क्या चीज़ों को देखना चाहिए। मतलब जब तुम ऑडिट करो तो क्या क्या देखो, और जब रिव्यू करो तो क्या क्या देखो। जी सर। स्टैंडर्ड्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट भी है, मतलब हर चीज़ के ऊपर स्टैंडर्ड दिया है। स्टैंडर्ड रिलेटेड टू सर्विसेज भी है। तो देखो जब तुम आगे पढ़ोगे ना एसेज, तो ये सब नाम हम तुम्हारे सामने ब्रेकअप में लेके आएगा। एसआरईज पढ़ोगे, एसएईज पढ़ोगे, एसआरएस पढ़ोगे। तो ऐसे के अलावा तुम ये 3 चीज़ें और पढ़ते हो, ठीक है? ठीक सर। स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग पढ़ोगे, वो तो तुमको पता ही है।
स्टैंडर्ड ऑडिटिंग तो तुमको पता ही है। तुम्हारा ऐसे का सीरीज आगे आएगा भी एक्चुअली। देखो ऐसे तुमको यहाँ पे जैसे सम एग्जांपल दिए, ऐसे 200 क्या चीज को लेके है कि एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्टिव होता है। ऐसे 230 बोलता है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, क्या क्या ऑडिट में डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए हमको। ऐसे 315 बोलता है हमको रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट खोजने कैसे चाहिए। ऐसे 500 बोलता है हमको ऑडिट का एविडेंस कैसे जुगाड़ना चाहिए। ऐसे 700 बोलता है हमको अपना ओपिनियन और रिपोर्टिंग कैसे करना चाहिए। एसएस में आप सिर्फ मेरे को बीकॉम में सिर्फ एक ही पढ़ाया था, एसए 240 फ्रॉड वाला, वही चीज आता है और कुछ नहीं आता। स्टैंडर्ड ऑफ रिव्यू एंगेजमेंट पढ़ोगे, बोला था ना एसआरईज पढ़ोगे, रिव्यू एंगेजमेंट का स्टैंडर्ड। तो ये देखो यहाँ पे बोला एसआरई 2400 पढ़ोगे, जहाँ बताता है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या देखना चाहिए। एसआरई 2410 पढ़ोगे, एग्जाम्पल दे रहे हैं सब, खाली सारा नहीं पढ़ने का दरकार होगा तुमको। वैसे ही बोला स्टैंडर्ड ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट एसएई पढ़ोगे। अभी ऊपर जो जो नाम बोले ना, वो सब के बारे में ज्ञान दिए, कुछ भी है फालतू। एसआरएस पढ़ोगे, स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोल देगा ना, एक्सप्लेन ऐसे ये वाला नंबर, ऐसा नहीं आता है ना क्वेश्चन। नहीं ये वाला आंसर ज्ञानबाजी है। वही स्टैंडर्ड नीडेड, ये इतना एसेस तो बन गया था, तो फिर स्टैंडर्ड देने का क्या दरकार था, क्योंकि तुमको कुछ बेंचमार्क्स बताना था इनको कि किस चीज में तुम क्या स्टैंडर्ड सेट करोगे अपने। ये लोगों को बताना था कि क्वालिटी कैसे इंप्रूव करे, क्योंकि इन दिनों में क्या हो रहा था ना, ऑडिटर लोग अपने काम में उतना ध्यान नहीं दे रहे, तो क्वालिटी कैसे इंप्रूव करे, यूनिफॉर्मिटी कैसे मेंटेन करे। क्योंकि एसएस में ना कोई रूल नहीं लिखा है बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में तो क्या ना बेटा तरीका बताया है कि डेप्री का क्या क्या मेथड होगा, या फॉरेन एक्सचेंज रेट में कैसे रेट डिटरमाइन करेंगे, तो वहां तो कुछ सेट ऑफ रूल है। लेकिन जब अकाउंट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड लिखा गया ना, तो उसमें कोई सेट ऑफ रूल्स नहीं लिखा, वो तो एक तरीके से है कि गाइडलाइन की तरह है, ये कर सकते हो, लेकिन उसमें कोई प्रॉपर तरीका नहीं बताया कि ये देखने के लिए तुम ये चीज चेक करोगे। तो लोगों को क्या हो रहा था ना, पवित्र अपने हिसाब से चेक कर रहा है, नीरज अपने हिसाब से चेक कर रहा है, तो जिसके कारण यूनिफॉर्मिटी मेंटेन नहीं हो रहा। हाँ, अलग अलग जजमेंटल हो जा रहे थे। वेरी गुड। तो वो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए ये स्टैंडर्ड्स को प्रमोट किया गया। मेरा तुम्हारा प्रोफेशनल नॉलेज बढ़ाने के लिए और ऑडिट का क्वालिटी इंश्योर करने के लिए। तो ये वाला एक क्वेश्चन फिर भी ठीक ठाक था। क्या बोला, CAP Bapu is conducting audit of financial statement of Quick Buy Private Limited. He was not able to obtain external confirmation. बाहर से चीजों को पता नहीं करवा पा रहा था from certain debtors due to practical difficulties and peculiar circumstances. However, such a procedure is mandated under the one standard of auditing. ऐसा एक ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है जहाँ पे बोला है कि तुमको एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ऐसे 500 में ये बात बोलता है कि तुमको बाहर से कंफर्मेशन लेने चाहिए एविडेंस कलेक्ट करते वक्त। ठीक है ना? अच्छा। क्योंकि तुम मैनेजमेंट तो बोल दिया कि हाँ नीरज नाम का एक डेटा है, उससे 2 लाख रुपया पाते हैं, बुक्स में भी दिख रहा है तुमको, बैलेंस शीट में या ट्रायल बैलेंस में। ठीक है। लेकिन हमको एक बात बताओ, कंपनी बोला है ये बात, तो क्या ये हो सकता है कि इसमें झूठ भी हो? कुछ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। बोलो कि नीरज से 2 लाख पाते हैं, बट एक्चुअली में लोग नीरज से हिसाब तो कुछ भी नहीं पाता था, नीरज अपना पेमेंट क्लियर कर चुका था। तो ये सब फ्रॉड होने का खतरा है। तो तुमको बाहर डेटा से एक बार एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले लेना चाहिए। ठीक है ना? सारे अगर एक बोलेगा कंपनी में 200 डेटा है सर, सबको थोड़ी ना फोन मिला सकते हैं। अरे ठीक है ना, सबको मत मिलाओ, सैंपल बेसिस पे जो बड़े फिगर्स वाले उनको मिला लो, उनसे रिटर्न कंफर्मेशन मंगवा लो, तो तुमको करना चाहिए। लेकिन यहाँ बोल रहा है कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज और कुछ सर्कमस्टांसेस के कारण वो ये नहीं कर पाए, अनेबल टू ऑब्टेन एक्सटर्नल कंफर्मेशन, नहीं कर पाए। He relied upon sale detail of these parties, e-invoices and e-way bill, and also traced payment from these parties in bank account. तो वो क्या किया, जब जीएसटी में ना ई-वे बिल होता है,
हाँ पता है, 50,000 के ऊपर होगा तो लगता है। हाँ, तो वो ई वे बिल के थ्रू, ई इनवॉइसेस के थ्रू, बैंक अकाउंट के थ्रू कि उस पार्टी का पेमेंट आया कि नहीं आया, वो सब वो ट्रैक किया। ही वॉज रीजनेबली सेटिस्फाइड विथ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन। इज देयर एनी अदर रिपोर्टिंग ड्यूटी कास्ट अपॉन हिम रिलेटिंग टू नॉट फॉलोइंग इन मेंडेड प्रोसीड्यूर इन वन ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग? उसको ये बात अपने नोट में लिखना पड़ेगा बेटा कि वो एक्सटर्नल एविडेंस अरेंज नहीं कर पाया इस सर्कमस्टांसेस के कारण, तो वो एक्सटर्नल कंफर्मेशन वाला बात पे यहाँ पे अपना ओपिनियन नहीं दे सकता, वो ये अपने रिपोर्ट में लिख देगा, मेंशन कर देगा। ठीक है। Me and You Private Limited has been newly incorporated. The plant of the company has recently started production with the help of fund provided by a bank for purchase and installation of machinery. Further, the company is also utilizing working capital credit facility from the same bank for meeting its day-to-day working capital requirement. तो मशीन के लिए भी लोन ले रखा है और वर्किंग कैपिटल के लिए भी सेम बैंक से लोन ले रखा है। However, just within 6 months of its operation, the management feels that working capital funds are inadequate and situation is creating liquidity issue in the company. मैनेजमेंट को लग रहा है कि इतना कम वर्किंग कैपिटल से काम नहीं होगा और चाहिए। The management of the company has approached to the banker and requested for enhancement of working capital credit facility. The bank manager insisting upon financial statement of the company for half year, along with report providing assurance in this respect duly signed by chartered accountant as audit is far away. तो बैंक मैनेजर बोल रहा है 6 महीना बीता है, अभी ऑडिट बहुत दूर है अभी तुम्हारा, तो काम करो अपने ऑडिटर को बोल के एक सर्टिफिकेट इशू करवा दो कि कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो अब तक है 6 महीना का एक बैलेंस शीट पीएल बनवा के ऑडिटर का साइन करवा के हमको दे दो। इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर कमिंग ईयर, और जो रिमेनिंग बच गया है 6 महीना उसका प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दो कि मतलब कितना होने का चांसेस है आगे सेल वगैरह, उस पर भी उसको ऑडिटर का रिपोर्ट चाहिए। रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्शन टू कंसिडर रिक्वेस्ट ऑफ द मैनेजमेंट, द मैनेजमेंट अप्रोच CAP who was qualified recently and started practicing. Report providing assurance for half yearly result and projected financial statement are short from CAP. तो CA से वो पूछा कि हमको ये बना के तुम दे दोगे क्या? द मैनेजमेंट प्रोवाइड नेसेसरी इन्फॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड टू हिम इन दिस रिगार्ड। मैनेजमेंट उसको नेसेसरी इन्फॉर्मेशन और रिकॉर्ड्स देने को तैयार है। एज्यूमिंग इन द अबव केस द कंपनी ओनली प्रोवाइड ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन ड्राफ्ट preliminary from along with the accompanying record for the relevant half year to CAP and request him to provide duly signed financial statement. कंपनी उसको क्या दिया है? एक तो ट्रायल बैलेंस दिया है और एक ड्राफ्ट बैलेंस शीट पीएल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया, उसके साथ उसको रिकॉर्ड्स भी दिया जिससे उसको क्रॉस चेक कर सके, मतलब बिल वगैरह, बिल फाइल वगैरह वो सब। एंड रिक्वेस्ट उसको बोला है कि साइन करके दे विथ अ रिपोर्ट फॉर म्यूचुअली एग्रीड प्रोफेशनल फीस। क्या ये ऑडिटर करके दे सकता है? इसके बेस पे तुमको कुछ क्वेश्चन पूछे तो बोला गया द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी हैज एंगेज्ड CAP टू इशू अ ड्यूली साइंड रिपोर्ट फॉर हाफ ईयरली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड if any issued by ICAI are relevant for CAP. बोलो। स्टैंडर्ड है भी बेटा, रिलेटेड सर्विस नहीं हो गया, वो ऑडिट थोड़ी दे रहा खाली, सेकंड रुपये तो रिलेटेड सर्विस होना चाहिए इसका आंसर। 1 का देख लो, 1 का C। ठीक है, ये जजमेंट कैसे किया? जजमेंट का क्या बात है? ऊपर तो बोला वो ऑडिट तो नहीं कर रहा है, ऑडिट के अलावा ऑडिट ऑडिट तो कर नहीं रहा है, वो प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बना के दे रहा है और वो ना अभी तक का 6 महीने का अकाउंट ठीक है कि नहीं वो रिव्यू करके दे रहा है, तो ये रिलेटेड सर्विस दे रहा है, ऑडिट का काम ही नहीं कर रहा। ऑडिट के अलावा कोई और सर्विस ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन गिवन केस?
इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सबसे सही लग रहा है? CAP कैन असिस्ट मैनेजमेंट इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी, हाउएवर इशू ऑफ रिपोर्ट इन सच केसेस आउटसाइड द स्कोप ऑफ वर्क। ये गलत बात है, उसके स्कोप में है, बिल्कुल उसके स्कोप में है ये काम। एक ऑडिटर ये कर सकता है, और कभी भी एक CA मैनेजमेंट को असिस्ट नहीं कर सकता। CAP कैन असिस्ट मैनेजमेंट इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी एंड हैज कैन इशू ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट तो कोई हालत में नहीं दे सकता उसके ऊपर। CAP कैन असिस्ट मैनेजमेंट इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी एंड ही कैन इशू अ कंप्लायंस रिपोर्ट इन दिस रिस्पेक्ट। ये दे सकते हैं, कंपाइलेशन रिपोर्ट दे सकता है। फिर भी चौथा ऑप्शन पढ़ लेते हैं। द रिस्पॉन्सिबल कंपनी मैनेजमेंट CAP कैन नॉट असिस्ट मैनेजमेंट प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हाउएवर कैन इशू अ रिव्यू रिपोर्ट। नहीं, वो रिव्यू तो कर ही नहीं रहे वो तो, हाँ वही तो। तो 2 का आंसर भी C करेक्ट है। 3 number. In the above said scenario for insurance of signing financial statement for half yearly by CAP, as discussed in the last para of case study, identify the most appropriate statement. वो जो 6 महीने का ऑडिट रिपोर्ट पे साइन करके दे रहा है, बैलेंस शीट PL पे, सॉरी ऑडिट रिपोर्ट नहीं, बैलेंस शीट PL पे साइन करके दे रहा है, उसके बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल SQC 1 इज नॉट एप्लीकेबल। नहीं, ये तुमको नहीं पता, ये हम बता देते हैं। SQC एप्लीकेबल है, SQC 1 इज एप्लीकेबल। ये तुमको नहीं पता, जब पढ़ेगा तो पता चल जाएगा। स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल SQC 1 इसी पे बात करते हैं, ठीक है। तो ये वाला MCQ नंबर वाला था कि ये नंबर में आता है कि नहीं आता, तो वो भी तुम्हारे काम करना। द बैंकर ऑफ, ये लोग भी महान है, चैप्टर 1 पढ़ा रहा है और SQC का नंबर पूछना चालू कर। कौन से चैप्टर में आएगा ये? अरे भाई पढ़ेगा ना तुम, यहाँ पे पूरा वो पढ़ेगा एसेस। अच्छा अच्छा। द बैंकर ऑफ कंपनी हैज आल्सो रिक्वेस्टेड फॉर प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर कमिंग ईयर along with report from a CA regarding this projection to be considered a request of management. Which of the following standard issued by ICAI for CAP in such situation? Again related service. हाँ, वो बोल नहीं जा रहा था। हाँ। Suppose CAP also accept work of issuing projected financial statement with a नहीं, एक मिनट गलती हुआ। Related service नहीं, एश्योरेंस एंगेजमेंट होगा ना। हाँ, क्योंकि आगे आने वाला टाइम ठीक होगा कि नहीं, उस पर एश्योरेंस एंगेजमेंट ले रहा है उससे। सपोज CAP आल्सो एक्सेप्ट वर्क ऑफ इशूइंग प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलोंग विद रिपोर्ट टू साइन बाय हिम। द मैनेजमेंट हैज प्रोजेक्टेड टर्नओवर ऑफ 100 करोड़। मान लो वो साइन करने को तैयार हो गया, मैनेजमेंट अंदाजा लगाया है कि आने वाले साल में प्रोजेक्टेड टर्नओवर होगा 100 करोड़ इन द नेक्स्ट ईयर, 150 करोड़ एंड 200 करोड़ इन द फॉलोइंग ईयर्स। मतलब उसके नेक्स्ट में 150 करोड़, उसके नेक्स्ट में 200 करोड़ का टर्नओवर होगा, और अभी का टर्नओवर 25 करोड़ है इन द करेंट हाफ ईयरली। आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट इन दिस सिचुएशन। अभी 6 महीने तक का टर्नओवर है 25 करोड़ जी सर, और मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगले साल 100 करोड़, उसके अगले साल 150 करोड़, उसके अगले साल 200 करोड़। आप बताओ मेरे कौन सा स्टेटमेंट इस बात पे सही है? CAP has to satisfy himself regarding arithmetical accuracy of the projected data. सर वो कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकता सर, ये नहीं हो पाया। हाँ, फ्यूचर को डेटा के लिए तुम कहाँ से सबूत लेके आए? CAP has to satisfy himself regarding reasonableness of assumption underlying the projected turnover and the consistency with the actual. ये फिर भी एक पॉइंट है, लेकिन देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। यहाँ बोल रहा है कि उसको एक रीजनेबल एजम्पशन पे भरोसा करना पड़ेगा, सेटिस्फाई होना पड़ेगा कि अभी जो एक्चुअल डेटा है उसके हिसाब से आगे ये हो सकता है कि CAP होगा, हमको लग रहा है। देख लेते हैं। CAP has to satisfy himself regarding arithmetical accuracy of data। फिर गलत हो गया। CAP has to satisfy himself regarding reasonable assumption underlying project turnover in consideration with actual disclosure and presumption। हाँ, वो वाला पॉइंट डिस्क्लोजर करने से मैं बोला ना, उसके लिए B नंबर भी ऐसे राइट होता, बट B से ज्यादा D रीजनेबल। हाँ, ये दे दो, डिस्क्लोजर दे दो। ये था ये चैप्टर। अब तुमको मतलब वही क्वेश्चन में ही आंसर मिल जा रहा है। अब तुमको यहाँ पे बहुत सारा देखो ये क्वेश्चन आंसर दिया है।
इसको तुम कंप्लीट करोगे। ठीक है, सीक्यू सर। एमसीक्यूज दिया है, थोड़ा बहुत वैसे भी क्वेश्चन है। देखो ना यहाँ पे एमसीक्यूज दिए है 4-5। इसके अलावा तुमको करेक्ट इनकरेक्ट पूछा है, फिर कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछे जिसका भी आंसर दिए है। ठीक है ना। ऑडिट का यहाँ पर